नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, घर परिवार में सब कुशल होंगे और तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। कोई भी भाई लापरवाही नहीं कर रहा होगा बच्चा, सभी ने भाई अपनी अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। तो भाई इसी कामना के साथ हम एक नए प्रैक्टिस के सेट के साथ भाई आपके सामने आए हैं और आज है प्रैक्टिस सेट 7। तो उम्मीद है कि भाई आपको इनसे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा। और चलिए आज शुरू करते हैं भाई, क्या कुछ है आज के क्वेश्चन लिस्ट में। तो आज का है 7th प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों यूट्यूब पे आपकी फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो जो भी बच्चे भाई न्यू हैं, जिनको अपना कंटेंट अपना टॉपिक कवर अप करना है, वो हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने कंटेंट को टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। तो आज का पहला सवाल है, देखना भाई क्या कुछ है इस क्वेश्चन में। तो इन्होंने कहा कि एक पिज़्ज़ा के लिए चीज़ और सॉस का अनुपात, एक भाई चीज़ है एक तरफ सॉस है, तो अनुपात जो है वो 1/2 है। ये अनुपात है, यानी कि इतने रेशो में हमें एक भाई कोई भी पिज़्ज़ा बनाने के लिए इतनी आवश्यकता पड़ती है। फिर इसने क्या कहा, रमा एक निश्चित संख्या में पिज़्ज़ा बनाने के लिए 15 कप वो सॉस लेके आती है। तो बताओ उसको चीज़ कितने की आवश्यकता पड़ेगी। सॉस की बात करें तो सॉस कितने के बराबर है, तो भाई 15 कप के बराबर है। तो बताओ भाई कितने चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हाफ की वैल्यू यहाँ पे 15 है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं 30। यानी कि एक बेहद ही आसान सा नाजुक सा सवाल था ये, और उम्मीद है भाई सभी प्यारे बच्चों ने मुझसे पहले ही कर दिया होगा। सिर्फ कंपैरिजन करना था, कोई भी इसमें मुश्किल काम तो था ही नहीं। चलें आगे, देखना एक और भी भाई हल्का फुल्का क्वेश्चन। इसने कहा कि लंबाई ये है, चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये है। और इसने कहा घनाभ की एक कमरे में, यानी कि सपोज जिस कमरे में आप बैठे हैं हम उसकी बात करते हैं, और उसके अंदर आपने एक छड़ रखना है, उसकी अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो किसी भी कमरे में अगर आप मान लीजिए एक छड़ रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सबसे लंबी रोड हो वो, तो भाई उसको कैसे फाइंड करते हैं। एक कमरे में भाई तीन चीजें होती हैं, एल बी एच। मुझे निकालना है इनका डायगोनल, जिसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर और एच स्क्वेयर, और इन सभी पे रूट। एल की वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 100, बी की वैल्यू 6 है तो ये हो जाएगा 36, और एच की वैल्यू 8 है तो ये हो जाएगा 64। ठीक है जी। इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आ रहा है 200। अंदर डबल जीरो है तो बाहर भाई एक जीरो यानी कि 10, और 2 रह जाएगा अंदर। 10√2, जो 10√2 है, ये भाई आपका आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है प्यारे बच्चों को। हाँ जी सर, ये तो बहुत आसान था। ओके, अगला देखो फिर। एक घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है इसने 24, 18 और 12। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है, और घन की भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो बताना कितने घन आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये देखिए भाई, घनाभ है उसका जो आयतन होता है वो होता है एल बी एच, और क्यूब जो है घन है उसका आयतन होता है ए क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब। अब इसने कहा कि भाई ये 24 है, ये दूसरे की बात करें तो भाई ये कितने हैं, ये भाई हमारे पास है 18, और इसकी ऊंचाई जो है वो 12। अब ये वाले एक आयतन है, एक आयतन ये है। इसने ये नहीं कहा कि दोनों बराबर हैं, पर ये टोटल कमरा इससे हम बनाने वाले हैं क्यूब। तो एक क्यूब भाई एक आपका एक ये जो आयतन है वो एक घन का हुआ, हमें पता लगाना है कितने घन होंगे। तो मैंने मान लिया कि n घन रहे होंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पे है 6, तो मैंने यहाँ पे 3 बार लिख दिया, 6 × 6। कैंसिल करते हैं तो भाई 6 से ये गया 4 पे, इससे कैंसिल किया ये 3 पे, और इससे किया तो ये 2 पे। n की बात करें तो भाई n की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 थी, 12 दूनी 24। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। आपने सिंपली क्या करना है, आयतन निकाला दोनों का, और बड़े वाले आयतन को छोटे वाले से भाग कर दिया, तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो छोटे वाला आयतन होगा उसके कितने हिस्से बनेंगे, कितने घन की आवश्यकता पड़ेगी।
ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखें, आपके सामने भाई 3 संख्याएं हैं, 73, 115 और 185। ये 3 नंबर मैंने आपको दिए, 3 संख्याएं दी। आप चाहते हो एक ऐसी संख्या से विभाजित करूं जिसमें इन तीनों का शेषफल समान हो। तो बताओ ऐसी कौन सी बड़ी संख्या संभव है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, पता लगाते हैं। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, इनका हम निकालेंगे महत्तम यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का सबसे प्यारा तरीका है डिफरेंस मेथड। इनका भाई हम गैप लेते हैं, गैप कितना आएगा इनका, तो आप कहेंगे कि 70 गैप आएगा, यानी कि आंसर 70 या 70 का ही कोई गुणनखंड फैक्टर होगा। तो हमने 70 का गुणनखंड देखा, क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर 5 हो सकता है। ठीक है जी, 5 हो सकता है इसका गुणनखंड, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। और देखें क्या 14 भी हो सकता है, ये भी ठीक है। क्या 7 भी हो सकता है, तो ये भी ठीक है। पर अब सवाल पे नज़र एक बार डालें, क्या लिखा था, बड़ी संभव संख्या। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 14। चेक भी कर लेते हैं कि क्या 14 से भाग करने पे सचमुच सेम रिमाइंडर आ रहा है। 14 से अगर मैं इसको भाग करता हूँ तो ये कितना आएगा, 14 पंजे 70, 3 रिमाइंडर आ रहा है। 14 से मैंने इसको भाई भाग करके देखा, तो 14 से भाग करेंगे, 14 अठे 112, 3 बचेगा। 14 से मैंने इसको किया तो भाई 14 एक कम 14, 4 बचेगा। फिर 14 तिया 42, यानी कि कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो मतलब कि ये प्रॉपर यहाँ पे कट हो रहा है और रिमाइंडर जो बच रहा है वो 3 सभी में आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है भाई सभी बच्चों को। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन। ए एक कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है जी, ए को हमने एक कार्य दिया, उसने भाई उसका 80% 20 दिनों में पूरा किया। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई 20/80 गुणा 100 कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा ये कितने दिनों में कार्य को पूरा कर देता अकेले। तो ए इस काम को 25 दिन में कर सकता है। इसने कहा कि जो बी की सहायता से ये कर रहा है यानी कि 20%, वो इसने सिर्फ 3 दिनों में कर दिया। तो अगर मैं इनसे पूरा काम करवाऊं तो कितने दिन में कर देंगे, तो भाई पूरा निकालने के लिए भाई आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है, 25 और 15। आप ये कह सकते हैं ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं। हमने इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया, तो आप कहेंगे सर 75। ये कितने पे जा रहा है, 3 पे। ये कितने पे जा रहा है, 5 पे। ए की एफिशिएंसी आ चुकी है कितनी, 3। और ए प्लस बी यहाँ 5 है, तो मैं कह सकता हूँ बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, तो 2। अब मुझे सारा काम अगर बी से करवाना है तो आप कह सकते हैं 75/2, यानी कि 37.5। ये आपका आंसर। भाई प्रैक्टिस सेट हो रहा है प्यारे बच्चों, तो मैं थोड़ा बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। ठीक है, तभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात कर सकते हैं, वरना तो सारी चीज़ें बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए आप भाई काम करें, थोड़ा बहुत आप टॉपिक रिवाइज करने के बाद ही हम जो जो टॉपिक आपको लगता है सवाल, जिस सवाल में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उस टॉपिक को एक बार दोबारा देखें ताकि नेक्स्ट टाइम उसमें दिक्कत ना आए। और यही तरीका होता है, जब आप पढ़ चुके होते हैं, सिलेबस कर चुके होते हैं, तो यही सॉल्यूशन होता है कि भाई मुझे बस ये देखना है कौन सा टॉपिक मेरा वीक हो रहा है। मुझे सारा सिलेबस हर बार थोरोली नहीं पढ़ना होता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, 5,000 पर 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर कितना अंतर आएगा। मान लीजिए भाई मैं आपसे एक बात कहता हूँ, 5,000 रुपये आपको दिए गए 1 वर्ष के लिए और रेट मैंने 4% लगाया, पर मैंने इसके 2 हिस्से करे। मैंने कहा एक तरफ तो मैं भाई वार्षिक बातें करूँगा, यानी कि आपको अपना ब्याज वार्षिक देना है। एक तरफ मैं कहूँ कि अर्धवार्षिक करना है,
ठीक है। तो एक तरफ मैं वार्षिक, एक तरफ अर्धवार्षिक, मतलब मैं एक बार तो ब्याज लेने जाऊं 1 साल बाद, एक बार मैं 6 महीने बाद ही ब्याज लेने चला जाऊं। तो आपने पता लगाना है कि क्या इनके बीच में कोई अंतर होगा। यहाँ पे तो मुझे 4% ही ब्याज मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अर्धवार्षिक है, तो मुझे साल में 2 बार ब्याज मिलेगा, वो भी 2%, 2%। तो अगर मैं देखूं कि 2% के हिसाब से मुझे कितना ब्याज मिल जाएगा, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 4.04, कितने परसेंट का देखना, इनके बीच में गैप कितना आ रहा है। तो आप कह सकते हैं 0.04 का डिफरेंस है, और मुझे तो 5,000 पे डिफरेंस निकालना है। तो 5,000 पे इतने परसेंट का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये वैसे तो 200 आएगा, लेकिन क्योंकि पीछे क्या है 2 दशमलव, तो ये डेसिमल ये हट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा 2। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है भाई? हाँ जी प्यारे बच्चों, बताओ कोई दुविधा इसमें, समझ पा रहे हो? चलें आगे। ओके सर, क्या कहा गया, आगे बढ़ते हैं। गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात है 7:15। तो एक तरफ है गीता और राधा, अनुपात की बात करूं तो 7:15। दूसरी तरफ राधा और सविता, तो भाई हम थर्ड कैंडिडेट को भी ले लेते हैं, राधा और सविता, इनकी रेशो है 7:16। पहले तो मैं इन रेशो को अच्छे से लिख लूं जो इनको एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर सके। तो क्या तरीका होता है, ये फिल कर दिया, ये फिल कर दिया, इनकी मल्टीप्लाई 49, ये 105, और अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ तो ये आपका आ जाएगा 240। क्या ये बात समझ में आती है भाई? अब भाई इसके बाद देखें क्या कहानी बनती है। गीता के पास 980 है, गीता मतलब फर्स्ट कैंडिडेट, इसके पास है 980 रुपये। देखना ये कितने गुना है, तो आप देख पा रहे हैं ये 20 गुना है। इसने पूछा बताओ सविता के पास कितने होंगे, सविता की वैल्यू यानी कि कितनी जेब में पैसे होंगे बताना। तो 20 गुना आप इसका कर दोगे, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो 4800 रुपये हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों? बोलो हाँ। साइकिल चालक 2 घंटे 30 मिनट में 20 मील की दूरी तय करता है। 20 मील जाने में मुझे 2 घंटे और 30 मिनट का वक्त लगा। दूसरी बार मैं 10 मील जाता हूं तो मुझे 1 घंटा 15 मिनट का वक्त लगता है। फिर ये कहा गया, ठीक है जी, बताओ एवरेज स्पीड। मैंने कहा डिस्टेंस लिख लो और इधर टाइम लिख लो, मैंने ये दोनों चीज़ें लिख ली, ठीक है। अब मैं डिवाइड करूंगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि भाई ये प्रॉपर आवर में नहीं है, तो मैंने इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3 घंटे प्लस 45 मिनट, इसको 60 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 15/4 आवर। बस खत्म ही है, समझो आखिरी सांसें चल रही हैं सवाल की, और बस तुम घबराना मत, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 8 घंटे, 8 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड हो जाएगी 8 मील पर आवर, क्योंकि सब इसमें जो आपके का डाटा है वो मील में है, तो ये आप मान के चलो ये मील पर आवर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई? ठीक है, ये भाई सारे सवाल आपके एग्जाम में आए हैं, रिसेंटली एग्जाम में आए हैं, तो भाई इनको देख लो, समझ लो कि ये आपका लेवल रहने वाला है, आप इसमें कितने खरे उतर रहे हो, जब मैं करवा रहा हूँ तो कितने सवाल आप खुद से कर पा रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दूर अभी है नहीं, एग्जैक्टली 2 महीने 60 दिन का वक्त बचा हुआ है, 2 महीने ही है, 60 दिन कह लो, 2 महीने कह लो, इतना ही वक्त बचा हुआ है आपके सामने। तो भाई अपनी तैयारी उसी हिसाब से, उसी रफ्तार से चलो। अगला देखो, अंकिता ने मूल्य पर 10% की छूट देने पर कुछ खिलौने खरीदे, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 रुपये था, उसे 450 रुपये की कुल बचत की, तो कितने खिलौने खरीदे? ठीक है जी, ये आपने पता लगाना है।
अब अंकिता ने मूल्य पर 10% छूट पर 50 रुपये भाई मान लीजिए भाई MRP है, डिस्काउंट है 10%। 10% का मतलब हुआ 5 रुपये की हमें छूट मिलती है एक खिलौने पे। हमें टोटल 450 रुपये की बचत करनी है। 450 रुपये की बचत करनी है, एक खिलौने पे 5 ही रुपये बचा पाता हूँ मैं। इसके लिए भाई मुझे 90 खिलौने लेने पड़ेंगे। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है सभी बच्चों के? बोलो, चल सकते हैं आगे? हाँ जी सर, चलो फिर आगे क्या कहा गया ये समझना। 15 मजदूरों में 12,600 रुपये बांटे जाते हैं। 7 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और 4 लड़के हैं। लिख लेते हैं इन बातों को। तो इसने कहा कि भाई 7 मेल हैं, उसके बाद भाई 3 फीमेल हैं और 5 बच्चे भी हैं। तो ये हमने लिख लिया। प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना प्राप्त करते हैं, यानी कि उनको जो पैसे मिलते हैं एक महिला को, अगर मान लीजिए लड़के को मैं 1 रुपये देता हूं तो एक महिला को 3 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है जी। आगे क्या कहा इसने कि प्रत्येक पुरुष को भाई 7 गुना मिलता है। अगर लड़के को 1 रुपये दे रहे हैं तो इसको भाई 7 देने पड़ेंगे। अब 7 आदमी हैं, सबको 7-7 रुपये दोगे तो भाई 49 रुपये हो जाएंगे, मानते हो। 3 महिलाएं हैं, सबको 3 रुपये दोगे तो 9 रुपये हो जाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो इस अनुपात में इनको हमने पैसे दिए हैं। मतलब ये इनके रुपए हैं टोटल, जिसकी कुल वैल्यू जो है वो 12,600 के बराबर है। अगर मैं इनको सोल्व करता हूँ तो 9-5-14 और 49 63, 12,600 को हमने भाग किया 63 से। उन्होंने कहा था कि महिलाओं का हिस्सा बताओ, प्रत्येक महिलाओं का। तो महिला वाली लाइन ये है, तो पहले मैं पता लगाता हूँ कि महिलाओं को कुल कितने पैसे हमने दिए हैं। तो 7 और ये गया 8 पे 1,800 रुपये मैंने फीमेल्स को दिए हैं, यानी कि जो फीमेल हैं वो अपने घर 1,800 रुपये लेके गई हैं। कितनी महिलाएं थी? 3 महिलाएं। 3 फीमेल को आपने 1,800 दिए हैं, तो प्रत्येक फीमेल को तो एक फीमेल को आपने 600 रुपये दिए होंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? आ रही है तो भाई बस इस वीडियो को फैला दो कि हाँ भाई हमारी तैयारी के लिए कोई आ चुका है। ठीक है सर, फैला देंगे। ओके, अगला सवाल देखो क्या कहा गया। एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। ये लो भाई, एक है CP 100 रुपये, इसको मैं मानता हूँ। एक है MP, इसको हमने 25% ज़्यादा मान लिया, तो ये हो गया 125। ठीक है। अंकित मूल्य पर 12% की हमने छूट दे दी, तो अब बताओ हमें कितना फायदा हुआ। भाई 125 का अगर हम देखें 12% कितना आ रहा है? 25 के पहाड़े से ये कट किया मैंने, ये इससे कट हुआ, कुल मिला के 15 रुपये की छूट दे दी हमने। ठीक है जी। यानी कि 125 में से 15 रुपये मैंने कम कर दिए, तो मैंने बेचा कितने का? तो हमने उसे बेचा 110 में। 100 रुपये की चीज़ अगर आप 110 में बेच रहे हो तो कितना कमा लिया भाई आपने? 10% कमा लिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ये तो बड़ा ही हलवा सवाल था सर। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। फिर क्या कहा गया, मेहुल 5,60,000 रुपये में एक कार खरीदता है। 5,60,000 रुपये CP। फाइनली उसने इसे भाई ठीक ठाक कराया और मरम्मत की और इसे बेच दिया 6,40,000 में। ओके, कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी?
मैं तो देख पा रहा हूँ कि भाई कितने की वृद्धि हो रही है, 8,000 की। कितने पे? 56,000 इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, मल्टीप्लाई 100। ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, और 1000 को अगर मैं भाई भाग कर रहा हूँ 7 से, तो देखना ज़रा कितना आ रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने भाई फ्लो में ज़्यादा जीरो लगा दी, 100 लगाना था। तो भाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, 100/7। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है जी, नॉर्मल बस कैलकुलेट करना था, बाकी कुछ दम नहीं था सवाल में। आओ भाई आगे बढ़ते जाओ, कोई भी बच्चा रुकना नहीं चाहिए। कसम खा लो कि भाई इस बार जीडी का पेपर तो हम निकाल के रहेंगे ही। ठीक है, अब खाओ भाई जिस जिसकी कसम खा सकते हो तुम। आरव और दुर्गा मिलके एक काम को 33 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है जी, इन्होंने कहा हम 33 दिनों में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। आरव और दुर्गा इन्होंने कहा कि 33 दिनों का ही वक्त दे दो, हम काम निपटा देंगे। 15 दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया, आरव ने काम छोड़ दिया। ओके, इनको मैंने 33 दिन का काम दिया था, इन्होंने 15 दिन का काम कर दिया। अभी भी कितने दिन का काम पेंडिंग था? 18 दिन का। ये वो काम है जो इनको करना चाहिए था, ए और डी ने करना था 18 दिन का, लेकिन आरव भाग गया। बाकी का काम दुर्गा ने अकेले किया 30 दिनों में। यानी कि जो ये काम रह गया है, ये काम किसने किया? दुर्गा ने। ये काम किसने किया है? दुर्गा ने। कितने दिनों में? 30 दिनों में। यानी कि जो 18 दिन का काम था वो दुर्गा ने 30 दिन में किया है। बिल्कुल सही। अगर मैं इनकी रेशो निकाल लूँ तो 6×3 = 18, 6×5 = 30, यानी कि काम करने की रेशो 3:5 है। और अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी क्या? एफिशिएंसी। मैं कह सकता हूँ कि दुर्गा जो है वो किस रफ्तार से काम करती है? 3 की रफ्तार से। और दुर्गा और आरव 5 से, तो आरव की रफ्तार यहाँ से पता लग गई 2 है, और दुर्गा की रफ्तार 3 है। ठीक है जी, अब बताओ आरव से अगर मैं सारा काम करवाऊं तो कितने दिन में करेगा? मैंने पहले टोटल काम निकाला, 33 दिन में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, और मैं देख पा रहा हूं कि ये दोनों मिलके अगर शुरू में 33 दिन तक करते तो 5 की रफ्तार से इनको काम करना चाहिए था। ये टोटल काम आ गया, और ये काम अब मुझे किससे करवाना है? तो अब ये काम मुझे आरव से करवाना है। आरव की रफ्तार है 2, तो डिवाइड बाई 2, यानी कि 165/2। ऑप्शन नंबर डी। क्या ये बात समझ में आई? दोबारा समझना मैंने क्या कहा। ए और डी का 18 दिन का काम बचा हुआ था, उसको डी ने किया 30 दिनों में। तो 18 और 30 दोनों काम तो बराबर है, लेकिन डेज अलग अलग है। मैंने इनकी रेशो निकाली, रेशो आई 3:5। रिवर्स किया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? एफिशिएंसी में, कार्यक्षमता में। तो दुर्गा की स्पीड आ गई 5, आरव और दुर्गा की स्पीड है 5। तो सॉरी, यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई कितना आ जाएगा। दुर्गा की स्पीड तो 3 है, तो आरव की स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसके बाद हमने देखा 33 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट था, और दोनों मिलके करते तो 5 की रफ्तार से करते तो 165 काम होना चाहिए था, और ये सारा काम मुझे करवाना है आरव से। तो डिवाइड में आरव की एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई सभी के? हाँ जी प्यारे बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। देखना भाई क्या है, एक बेलन का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 है, आयतन निकालो। भाई हमने देखा कि जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 2πr(h) होता है, जिसकी वैल्यू 220 के बराबर है। पाई की वैल्यू है 22/7, और r जो है वो है 7। ठीक है, इससे ये कट गया, 22 से ये कट गया, और इससे ये कट गया, तो h की वैल्यू तो आ गई 5। मुझे निकालना है आयतन। आयतन निकालना यानी कि πr²h। पाई का मान 22/7, r हमने निकाल रखा है 7 × 7, h की वैल्यू है 5, इससे ये कट गया,
तो भाई अगर हम देखें तो 22 पंजे 110, 110 के 7 से गुणा यानी कि 770। बस ये आंसर। क्या कोई मुश्किल काम है? आपको लग रहा है कि भाई कोई दिक्कत की बात है इसमें? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ इस सवाल में कहा गया? आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में 5, 10, 15 की चाल से तय करता है। घर से स्कूल तक जाने में आकाश की औसत चाल क्या रही होगी? मान लीजिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5, 10 और 15, 3 अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किए, आपने एवरेज डिस्टेंस निकालना है। अगर मान लीजिए कि भाई आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, वो भी आपसे कहा जाए कि अलग अलग है और ये स्पीड है, तो भाई 3 स्पीड अगर मैं आपको दूं, एक 5 है, दूसरी स्पीड आपकी 10 है, तीसरी स्पीड आपकी 15 है, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 3xyz डिवाइड बाई xy, yz और zx। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई करते हैं एक एक करके। 10 की भाई हमने 5 से की 50, फिर इसकी इससे यानी कि 150, और फिर इसके इससे यानी कि 75। बस ये लो, आपने मार काट मचानी है और अपना आंसर पता लगाना है। इतना ही काम बचा है। कितना हो जाएगा ये कुल मिला के? तो आप कह सकते हैं 275। 5 के पहाड़े से कट किया 5, फिर 5 के पहाड़े से कट किया तो 90/11। 90/11 यानी कि ये 8 पे गया और 2/11 बच गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्या समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया। बाकी आप बताएं ज़रा कैसा कुछ समझ में आ रहा है। और भाई वीडियो को भाई रुकने नहीं देना है भाई, शेयर करते रहो ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले, ताकि आपकी टक्कर भाई मुकाबले, जो आपका मुकाबला हो भाई अच्छे टक्कर के साथ हो। ठीक है, ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? इसने कहा कि ये आपस में इक्वल है, तो x का मान क्या होगा? क्या आपको लगता है कि भाई इससे आसान सवाल धरती पे होगा कुछ? मुझे तो नहीं लगता। x की वैल्यू 45, ये भाई आपका आंसर। भाई इतना आसान सवाल है, मैं क्या ही बताऊं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सवाल बनवाने के बाद भाई ये दोबारा उस मैथमेटिशियन को सवाल दिया ही ना गया हो। जैसे शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे, हो सकता है ऐसा ही कुछ दास्ता घटी हो। चलो अगला सवाल देखो। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो 4/3 है किसका? क्रय मूल्य का। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। SP है 4 रुपये, CP है 3 रुपये। 3 रुपये की चीज 4 रुपये में बेचोगे तो 1 रुपये का फायदा होगा। CP आपका 3 है, तो मैं तो बस क्या ही बताऊं भाई, मेरे तो हाथ ही कांप रहे हैं कि क्या सवाल है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस करते जाना है। अगले सवाल पे आ जाओ। क्या कहा गया? कोई व्यक्ति है 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपये में 12 पेंसिल बेच देता है। तो हमने क्या करा? जब वो खरीदने गया 12 रुपये में 15 पेंसिल, दूसरी तरफ कहा गया 15 रुपये में वो 12 पेंसिल बेच भी रहा है। तो जब भी कभी ऐसा डाटा है कि हमने इस भाव से खरीदा, इस भाव पे बेच दिया, तो आप उसे लिख दोगे, रुपए एक तरफ, क्वांटिटी एक तरफ। अब मैं बताता हूँ इसका आसान सा तरीका। क्रॉस गुणा कर लो। 144, इसको आप प्यार से नाम दोगे C पे। इसकी गुणा इससे यानी कि 225, इसको आप नाम दोगे S पे। बताओ इनमें कितने का गैप है? यही कहानी है ना भाई? ठीक है जी, तो इनमें कितने का गैप आ रहा है? 1 और इसका गैप कितने का आ रहा है? 81 डिवाइड बाई 144 मल्टीप्लाई 100।
9 की टेबल से ये जा रहा है, 9 की टेबल से ये भी जा रहा है। अगर हम देखें तो 4 की टेबल से ये गया, 4 की टेबल से ये 225 बटे में 4, 4 पंजे 20, 2 बच गया, 4 6 24, फिर हमने डिवाइड किया तो 56.25 का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो उसका आयतन, आपको पता है विकर्ण की लंबाई भाई कितनी होती है घन की, तो a√3, और ये कितने के बराबर है, 6√3। √3 से √3 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई, 6। पूछ रहा है इसका आयतन, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है a³, यानी कि 6 का क्यूब। 6 का क्यूब तो मुझे लगता है गली के बच्चे को पता होगा, 216 इसका आंसर। हाँ जी, समझ में आ रही है बातें? बस तुम करते जाओ और रुक ना जाना बस कहीं। एक निश्चित धनराशि 3 तिमाहियों में, यानी कि 3 क्वार्टर में के बाद मिश्र धन 13,310 हो जाएगी। ब्याज की दर है 40%। ब्याज आपको तिमाही चक्रवृद्धि के रूप में मिलता है, तो बताना वर्तमान धनराशि कितनी होगी। मैंने आपको कुछ पैसे दिए, मैंने कहा हर 3 महीने बाद आपका ब्याज जुड़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा करते करते आपके खाते में इतने रुपए जमा हो गए, 13,310। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मैंने कितने रुपए आपको दिए होंगे। रेट है आपका पहले यहाँ पे 40%, क्योंकि क्वार्टरली है तो रेट जो है वो 10% पर क्वार्टर, यही रेट आपका यूज होगा। एक क्वार्टर में सिर्फ 10% ही मिलेंगे आपको। ओके जी, अब आपको पता है कि ऐसे ऐसे कितने क्वार्टर मिलेंगे, 3, यानी कि मैं आपके पास 3 बार ब्याज लेने आऊंगा। क्या हम 10% को प्यार से 1/10 कह सकते हैं? जब मैं पहली बार ब्याज दूंगा तो 10 रुपये कितने बन जाएंगे, 11 रुपये। और क्योंकि भाई मैंने ऐसा 3 बार किया है तो मैंने किया क्यों, 1000 बराबर है 1331। अब ये कितने के बराबर है, ये आपको इन्होंने बता रखा है कितने के बराबर है। ठीक है जी, सॉरी बच्चों, कितने गुना है ये, 10 गुना है। तो भाई आप क्यों ना इसका 10 गुना कर दो। हम तो सर पहले से ही करके बैठे हैं। मैंने कहा वेरी गुड, 10,000 रुपये भाई इसका आंसर। अब 10,000 रुपये दो, इतने रुपए बन जाएंगे। ये ऐसा कुछ बताया गया। क्या इतनी बात समझ में आती है? इसी के साथ भाई प्रैक्टिस सेट आपका, आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जितनी भी भाई हमारी तरफ से तैयारी बन सकती है आप सभी के लिए हम ज़रूर प्रयास करेंगे। और भाई आप भी अपना रोल अच्छे से प्ले करोगे। ठीक है, इस गेम में भाई कोई भी बच्चा, कोई भी खिलाड़ी पीछे ना छूट जाए। ठीक है, तो तैयारी में भाई कोई भी कमी नहीं करनी। उम्मीद करता हूँ सारे प्यारे बच्चे अच्छे लगन से पढ़ रहे होंगे, और आपका भाई जैसे भी हमें प्यार मिल रहा है काफ़ी अच्छा है। हम इसी के साथ भाई आज अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।